अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा जी कर रहा था कि मैं आप नौजवानों के बीच में यानी आवाम में उधर आकर खड़े होकर के बात करूं, लेकिन आप लोग का जोश जज्बा देख हाँ, सुने भाई, मैं मेरी आवाज से आपके दिलों तक पहुंचूंगा। आप ना भी देख पाए मुझे, आपके दिल में मुकाम करूंगा इंशाअल्लाह। और मैं कह रहा था कि जब मैं यहाँ तशरीफ ले आया और आकर सोफे पर मैं बैठा तो जी कर रहा था कि आपके बीचों बीच आकर खड़े होकर स्पीच दूं, लेकिन यहाँ के नौजवानों के ताकत को आजमाया मैंने आज। कोई मेरा पतलून पकड़ के खींच रहा था, कोई कॉलर पकड़ कर खींच रहा था, कोई वाइट शर्ट था। मैं सोचा यहाँ तक पहुँचते ये ब्लैक हो जाएगा। मैंने यही कहा कि आप लोग जिस हालत में हैं उसी हालत में बैठे रहें। बचपन में एक खेल खेला स्टैचू करके, तो स्टैचू करके कहा जाता था तो जैसा है वैसा ही खड़े हो जाता था। आप लोग से गुजारिश है भाई, इधर सुने, मैं एक बात कहता हूं, सुने सब लोग। जो मुझे देखना चाहते हैं, मेरा वादा है इस स्पीच के बाद, प्रोग्राम और दुआ होने के बाद वो घंटा खड़ा रहूंगा मैं। आप लोग मुझे जिस एंगल से देखना चाहते हैं देख लें, और जो सुनना चाहते हैं वही बैठ, बाकी चाय पानी और पता नहीं क्या क्या करते हैं वो करने आप जा सकते हैं। जो सुनना चाहते हैं वो खामोशी इख्तियार करें, और जिसकी जुबान पर कंट्रोल नहीं है वो बाहर चले जाएं प्लीज। मेरे एक मैसेज को भी आप लोग अभी तक कन्वे नहीं करने दिए। ये पूरे 15 साल में पहली दफा हुआ है ऐसा। इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे दोबारा आना है बिहार में, और बार बार आना है इंशाअल्लाह बिहार में। लेकिन मैं कहीं जाऊं तो बिहार के नौजवानों की मुझे तारीफ करनी चाहिए। लेकिन आप मुझे इन्हीं वजहियातों के बाद पता ही नहीं पड़ दे रहे, बात ही नहीं करने दे रहे हैं आप लोग, आप ही बात कर रहे हैं। तो मैं मौलाना हुज़ैफा साहब से गुजारिश करता हूं कि 10,000 माइक ले आए, सबको तकसीम कर दें, फिर आप ही मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए और आप ही बातें करते रहें। अभी खामोश माशाल्लाह इस तरह से बैठे, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं आवाम में आकर बात करूं, लेकिन नौजवानों की ताकत को मैंने देखा। कोई पतलून खींच रहा है, कोई शर्ट खींच रहा है, कोई हाथ इधर से खींच रहा है, और ये शोल्डर तो मुझे अभी तक दर्द हो रहा है। मतलब जिसने भी मेरे राइट साइड से एस्कॉर्ट किया है उसने खूब आजमाया है। यहाँ के रोटियों में बड़ी ताकत है, यहाँ के चावल में बड़ा दम है माशाअल्लाह। और यही ताकत, यही दम, यही आप लोग अगर तालीम में दिखाएंगे तो इस सरजमीन किशनगंज से एक नहीं 1000 मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा होंगे, कई डॉक्टर APJ कलाम पैदा होंगे, कई मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी पैदा होंगे इंशाअल्लाह, जो रेवोल्यूशन ले आएंगे इस दुनिया में। लेकिन अफसोस हम नौजवान जितने भी यहाँ देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो लोग हवा में उड़ने वाला, पता उसको क्या बोलते हैं, हाँ ड्रोन कहते हैं, ड्रोन को देखने आए या हमारी स्पीच सुनने आए। जब ड्रोन उड़ता है मुझे 0.1% भी डिस्टरबेंस नहीं होता है। आप लोग ऐसा देखते हैं जैसे कोई बराक सवारी उतरी है आसमान से आपको लेके जाना, बुराक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कही है। आप लोग फोकस करें, सुने गौर से। अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, हम सब लोग बखूब वाकिफ है इससे। और इस पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है
जो तालीम में और खेल में, स्पोर्ट्स में और टेक्नोलॉजी में खूब तरक्की कर रहा है, और उस देश का नाम है भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। और इस इंडिया में बहुत से नौजवान रहते हैं, और इस इंडिया में बहुत से नौजवानों में जोश भी है, टैलेंट भी है, जज्बा भी है। और ये टैलेंट, जोश, जज्बा, पागलपन, दीवानगी का मरकज मुझे बिहार में नजर आता है। ये बिहार टैलेंट का मरकज है, जोश और जज्बे का मरकज है। इसमें कुछ ऐसे नौजवान बच्चे तारीख रचे हैं जिनके पास कुछ नहीं था, पहनने हत्ता के कपड़े तक नहीं थे, फटे कपड़ों पर स्कूल कॉलेजेस जाकर तारीख, इतिहास रचे हैं। नौजवान बच्चों में उनके पास कपड़े नहीं थे, किताबें नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थे, 3 वक्त का खाना नहीं था, लेकिन एक चीज उनके पास में थी, वो इरादा था। और उस इरादे के साथ उनमें जज्बा भी था, जुनून भी था, पागलपन भी था। और वही जोश, जुनून, जज्बे को लेकर बिहार के नौजवान बच्चे, जो पहले हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्जाम माना जाता था यूपीएससी, अब पूरे वर्ल्ड का सबसे टफ एग्जाम होता है यूपीएससी का। भारत में जो एग्जाम होता है, पहले सिर्फ वो भारत का सबसे टफ एग्जाम था, अभी पूरे वर्ल्ड का सबसे टफ एग्जाम कहला जाता है। और वो टफेस्ट एग्जाम लिखकर अक्सर नौजवान भारत के इस बिहार से कामयाब होते हैं। इससे मालूम ये होता है उनके पास में कुछ नहीं है, लेकिन इरादा है और जोश है। और यहाँ न जाने कितने नौजवान बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं, और आप लोग को यकीन नहीं है कि आप क्या क्या कर सकते हैं इस दुनिया में। एक दिन है और दिन के 24 घंटे हैं। 24 घंटे में मेरा रिसर्च कहता है कि नौजवान, मिनिमम कह रहा हूं मैं, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 6 घंटे वो मोबाइल फोन में बिताता है, मिनिमम 6 घंटे। और मिनिमम 6 घंटे एक नौजवान अगर बिताता है तो महीने में कितने हुए घंटे? 180 घंटे हुए। और साल में कितने घंटे बिता रहा है? करीब 2150-60 घंटे बिता रहा है। वैसे 10 साल का हिसाब लगा लें तो करीब 25,000 घंटे वो अपने जवानी के, कीमती जवानी के 25,000 घंटे सिर्फ मोबाइल पकड़कर अपनी एनर्जी को जाय किया और अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। सिर्फ खुद की जिंदगी को बर्बाद नहीं किया उस नौजवान, वो नौजवान अपनी जिंदगी को सिर्फ बर्बाद नहीं कर रहे हैं, उनसे आने वाली नस्लों पर भी उसका असर होने वाला है। तो 25,000 घंटे 10 साल के होते हैं। अगर एक दिन के 6 घंटे आप हाथ में मोबाइल पकड़ते हो, इस मदरसा जो जामिया हुसैनिया मदनी नगर में और किशनगंज में वाक़ है, इस मदरसे से पूरे जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, ये 25 घंटे बजाय मोबाइल हाथ में लिए अगर आप किताबें थाम लेते हो तो मैं पूरे जिम्मेदारी से कहता हूं कि आप लोग हर चीज इस दुनिया में कर सकते हो। आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो और इसी सरजमीने बिहार और किशनगंज से आप लोग चांद पर भी जा सकते हैं इंशाअल्लाह। आप पूरी दुनिया को फतेह कर सकते हैं, क्योंकि बचपन भी होता है, जवानी होती है, फिर उसके बाद में बुढ़ापा होता है। और बिलखुसूस जवानी के अगर आप 2-3 हिस्से कर लें, जो 13 साल से शुरू होकर 30 साल तक, 40 साल तक भी अगर आप रख लें,
तो 13 साल से 23 साल ये जिंदगी का वो मरहला है, वो फेज है जिसमें 90% नौजवान बच्चे अपने जिंदगी को बर्बाद करते हैं। अपनी जवानी का जो जोश एनर्जी है वो गलत डायरेक्शन पर इन्वेस्ट करते हैं। उसे हर नौजवान में जोश है, जज्बा है और कुछ करने का हुनर है, माशाअल्लाह हर नौजवान में होता है। बमुश्किल 5 या 10% ऐसे नौजवान बच्चे हैं जो टैलेंटेड नहीं होते हैं, मतलब अगर वो मेहनत भी करते हैं तो वो बचपन से ही कमजोर है। ये कुन फयकुन का मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज हर बंदे को नहीं देता है, लेकिन 90% बच्चों को अल्लाह ने वो जोश दिया है, वो जज्बा दिया है जो हर चीज आप कर सकते हैं इस लाइफ में। लेकिन वो 90% बंदों में जो अल्लाह ने जोश जज्बा दिया है उसमें बमुश्किल, मैं कह रहा हूं बमुश्किल 5% नौजवान बच्चे अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं। और वो सही डायरेक्शन क्या है? वो सही डायरेक्शन है दीनी तालीम और मॉडर्न एजुकेशन। ये दो हासिल करना बेहद जरूरी है। लेकिन नौजवान बच्चे आज अक्सर आप देखें, सारे नौजवान बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन है, हाथ में सिगरेट है, हाथ में गुटखा है, हाथ में गांजा है और हाथ में ड्रग्स के पता नहीं क्या क्या नए नए चीजें आ रहे हैं वो पाए जाते हैं। और जब आप ये चीजें अपने हाथ में पा लेते हो तो सिर्फ आप अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे हो, अपने वालिदैन को भी उनके जो आखिरी 10, 20, 25 साल होते हैं वो पूरे 25 साल आप तड़पा तड़पा के मारोगे उन्हें। उनकी जो जिंदगी होती है आखिरी 10 साल 20 साल की, हर एक पल खुशी देना है आपने। लेकिन 90% नौजवान बच्चे वालिदैन को तड़पाते हैं, सताते हैं, घुट घुट कर मर जाते हैं वालिदैन। मैंने जो देखा है, जो नौजवान गुनाहों में मुलविस हैं और जिनके पेरेंट्स परेशान हैं, कई पेरेंट्स तो मेरे पास आकर कहते हैं कि सर मैं इतना परेशान हूं मेरे बच्चों को लेकर, अगर मेरा मजहब खुदकशी करना, सुसाइड करना इजाजत देता तो मैं कभी के मर जाता। ये बाप की जुबान से कलिमात निकल रहे हैं, किसकी वजह से निकल रहे हैं? नौजवान बच्चों की वजह से निकल रहे हैं। सिर्फ आपने गलत बच्चों से 2-3 गलत बच्चों से दोस्ती इख्तियार कर ली आपने, और वो 2-3 बच्चे आपके वालिदैन को रुला रहे हैं, आपके वालिदैन को सता रहे हैं, आपकी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे और बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद होगी। वो बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद करने वाले कौन है? वो आपके 3 या 4 या 5 बच्चे हैं जिनके साथ जवानी का वक्त आप बिताते हो। आज अपने आप से पूछ लें कि आपके 3 बेस्ट फ्रेंड्स कौन हैं? वो 3 बेस्ट फ्रेंड्स का विजन क्या है, उनका मिशन क्या है? फजर की अज़ान जब मसाजिद के मीनारों से गूंजती है, क्या वो 3 फ्रेंड्स मस्जिद की ओर आते हैं बाजमात नमाज पढ़ने के लिए? क्या वो 5 वक्त नमाज अदा करते हैं? क्या वो वालिदैन की कद्र करते हैं? क्या वो सिगरेट से दूर हैं? क्या वो शराब से दूर हैं? क्या वो ड्रग्स से दूर हैं? क्या वो मोबाइल एडिक्शन से दूर हैं? क्या उन्हें पढ़ाई करना अच्छा लगता है? क्या उनके एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर होता है? ये सब जायजा लें आप। एक शर्ट खरीदने जाते हो तो 10 पकड़कर पहनते हो, देखते हो, महसूस करते हो, फोटो लेते हो, दोस्तों को भेजते हो, राय लेते हो कि ये शर्ट मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जब दोस्ती करते हो तब भी जायजा लेना आपने कि ये दोस्त सही है कि गलत है, ये दोस्त मुझे जन्नत में ले जाएगा या फिर ये दोस्त मुझे दोज़ख में ले जाएगा। रोजे क़यामत में यहाँ तो यारी बोलते हो आप, यहाँ तो जान लुटा देंगे आप, यहाँ आप पूरे 24 घंटे देने के लिए तैयार हैं। वालिदैन चाहते हैं कि फलाने उस बच्चे के साथ फिर कभी नहीं देखना चाहता हूं मैं। ये कमेंट किसके तरफ से आता है? ये कमेंट वालिद के तरफ से आता है। लेकिन आप वालिद के बात को इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हो। क्यों? क्योंकि आपका यार है,
उसके साथ आपका वक्त बिताना आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रोज़े क़यामत में मेरी बात को याद रखना, आपको पता चल जाएगा इस ज़मीन पर जिसको आप दोस्त कहते थे वही दुश्मन है और वही आपको जहन्नुम में लेकर जाएगा। यहाँ आपको बड़ा मजा आ रहा था और उससे दोस्ती करने की वजह से आपको जहन्नुम। मैं इसीलिए तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ, आप बहुत कुछ कर सकते हो इस जिंदगी में। आज की तारीख, इस पल से आप अपनी गंदी दोस्ती, गंदी आदतें छोड़ दें और किताब को पकड़ लें और एजुकेशन पर आप काम करना शुरू करें। जब मेरी उम्र 28 इयर्स की थी, 28 साल का मैं था, अंग्रेजी का डू और डज का फर्क नहीं मालूम था मुझे कि कहाँ डू यूज करना है, कहाँ डज इस्तेमाल करना है। इतनी कमजोर मेरी ग्रामर थी। वहां से मैंने सफर शुरू किया कि मुझे अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। वक्त इजाजत नहीं देता, वरना मैं बहुत कुछ बताता आप लोग को। कुछ वीडियोस में भी है, आप लोग तलाश करके आप देख सकते हैं। 28 साल में मैंने कुछ सोचा कि टीचर बनना है, स्पीकर बनना है, यह भी ख्याल नहीं आया मुझे। 28 साल में मुझे बस ये ख्याल आया कि मैंने इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल की है और एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मैं जॉब कर रहा हूं और हिंदी मीडियम से, तेलुगु मीडियम से, पता नहीं दूसरे स्टेट से आए हुए बंदे, कोई उड़ीसा से, कोई बिहार से, डॉक्टर से अंग्रेजी में बात कर रहे हैं और मैं इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल करके डॉक्टर्स जब टेलीफोन करते मैं अवॉइड करता। फिर एक एहसास जागा मुझ में कि मेरी तालीम तो इंग्लिश मीडियम से हुई है और मैं 1 मिनट 30 सेकंड डॉक्टर से अंग्रेजी में गुफ्तगू नहीं कर पा रहा हूं। थू मेरी जिंदगी पर, मुझे तो हैदराबाद छोड़कर वापस मेरे गांव जाना चाहिए या फिर इसी शहर हैदराबाद में मुझे मेहनत करके अंग्रेजी सीखना है। तो दौरान लर्निंग जब मैं सीख रहा था, मेरे वालिद बीमार होते जाते तो मैं क्लास को छोड़ता, वापस चला जाता फिर वालिद की खिदमत करने के लिए। इस तरह से एक बैच मैंने 3-3 दफा किए हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि एक बैच में जितना भी सिलेबस होता उसका एक भी सेशन मैं मिस ना करूं। मेरे उस्ताद कहते आप तमाम स्टूडेंट्स में सबसे टॉप आप ही हैं, अब ये बेसिक बैच छोड़ दें, आप एडवांस में जाएं। मैं उस्ताद से कहता नहीं, मैं जब तक एडवांस बैच में नहीं जाऊंगा तब तक आपके सारे बेसिक बैच के सेशंस अटेंड ना कर लूं। लेकिन वालिद बीमार होते, वापस गांव चले जाता, 4-5 दिन के बाद फिर वापस आता। इस तरह से 3-3 महीने के बेसिक के 3 बैचेस मैंने अटेंड किए। फिर एडवांस किया मैंने, एडवांस प्लस किया मैंने। मेरे रिश्तेदार मामा के पास में रहकर मैं तालीम हासिल करता था। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त ऑलमोस्ट क्रिटिसाइज करते थे कि और कब तक आप अंग्रेजी में वक्त बिताओगे, कब तक सीखता रहेगा तू अंग्रेजी, कब तक वक्त अपना बर्बाद करेगा अंग्रेजी सीखने में। और उन्हें नहीं मालूम था कि मुनव्वर जमा 2023 में बिहार आकर इतने नौजवान बच्चों से इंटरेक्ट कर सकता है। तब उन्हें नहीं मालूम था, तब वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। पूरी ग्रामर सीखने के बाद भी मुझे बात करने नहीं आता था, फिर वहां मैंने मेहनत की है। लेकिन ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 28 साल के बाद अगर आपकी अक्ल दिखती है और आप कुछ करना चाहते हो तो आपके कामयाब होने के चांसेस बमुश्किल 10% है। यानी जो भी बंदे 30 साल तक अपनी जवानी को बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनकर जोश जागा है, जज्बा जागा है, एहसास जागा है, अब मैं दिन रात एक कर दूंगा, अब मैं कुछ पाकर रहूंगा लाइफ में। लेकिन कामयाब होने के चांसेस कितने हैं? 10 से 20%। और 30 साल में अक्ल ठिकाने पे आई और मेहनत कर रहे हो दिन रात, और 80% फेल होने के चांसेस हैं। और 20 साल में, यानी 10 साल से 20 साल तक आपने अपनी जवानी बर्बाद कर दी है।
लेकिन 20 साल में आपकी अक्ल ठिकाने पे आई है और वहां से आप अपने गंदे काम, गंदे दोस्त सबको छोड़कर आपने किताब हाथ में थाम लिया है, बुक्स आपने हाथ में थाम लिए हैं और मैं यहाँ से रोजाना 8-8, 10-10 घंटे इल्म में बिताऊंगा, मेहनत करूंगा, अच्छे टीचर्स के सोबत में मेरी जवानी को गुजारूंगा, अच्छे उलमा हजरात के साथ मैं अपने आप को वक्त बिताऊंगा उनके साथ। अगर ऐसा इंसान 20 साल के बाद सोचता है तो उसके कामयाब होने के चांसेस 60% है और नाकाम होने के चांसेस 40% है। लेकिन 10 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल में अगर अक्ल ठिकाने पे आ गई, क्योंकि यहाँ मैं बहुत से को देख रहा हूँ जो 15 और 20 साल के बीच के हैं और वहां से आपने मेहनत करना शुरू किया तो आपके कामयाब होने के चांसेस 90% हो जाते हैं। तो आपने डिसाइड आज करना है कि आपके कामयाब होने के चांसेस 10% होना अच्छा है या 90% होना अच्छा है। जवाब दें। 90%। अगर आप चाहते हैं कि आपके कामयाब होने के चांसेस 90% हो तो आपको किस उम्र से मेहनत करना है? जब आपकी उम्र 13 साल की हो जाती है, 12 साल की हो जाती है, वहां से आप सही डायरेक्शन पर काम करने लगोगे, इंशाअल्लाह 90 to 95% आपके कामयाब होने के चांसेस हैं। यानी कोई बॉल फेंक रहा है, 100 गेंद डाले आपको और वो 100 गेंद में आपने कितने सिक्सर्स लगाए? 95 सिक्सर्स लगाए। ये जवानी की ताकत होती है। वही चीज आप जाकर 30 साल में बैट पकड़ते हो और कोई गोला फेंकता है और कामयाब होने के चांसेस कितने हैं? 10% है। 90 दफा आउट हो जाओगे और 10 छक्के मारोगे और सही वक्त पर किताबें थाम ले आपने तो 95 सिक्स मारेंगे, 5 दफा शायद आप आउट हो सकते हैं। अब 35 साल में विराट कोहली जबरदस्त खेल रहा है तो वो 10% में आता है। 35 साल में जाकर सब लोग ऐसा नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। कौन करेंगे? 125 करोड़ में एक विराट कोहली बनता है। किताब पकड़ लें। मैंने कई दफा कई जगह कहा कि रोनाल्डो बड़ा मशहूर फुटबॉलर है। अब उससे इंस्पिरेशन लेकर भारत में 125 करोड़ लोग हैं, मानो कि उसमें 40 करोड़ नौजवान बच्चे हैं। 40 करोड़ नौजवान बच्चे सब लोग शूज खरीद लिए और फुटबॉल खरीदें और फुटबॉल खेलना शुरू करें, क्या रोनाल्डो बनेंगे? पिछले 50 साल में तो कोई नहीं बने इंडिया से रोनाल्डो। अब ये 40 करोड़ में बैट पकड़ेंगे तो क्या विराट कोहली कितने बनेंगे? बमुश्किल अगर जी जान भी लगा दें तो ये 40 करोड़ नौजवान बच्चे किताब छोड़कर बैट पकड़े कि देखो विराट कोहली कितना कामयाब हो गया, मैं भी क्रिकेट में मेरी जवानी खपा दूंगा। तो उसमें बमुश्किल मैं कहता हूं कि कोई 2 या 4 बन सकते हैं अगर वाकई प्रैक्टिस करते हैं और बेहतरीन टैलेंट है। 40 करोड़ में कितने बनेंगे? 2 या 4। लेकिन यही 40 करोड़ बच्चे अगर किताब थाम लें और रोजाना 6-6 घंटे किताब लेकर तालीम हासिल करें, पूरे जिम्मेदारी से मैं कहता हूं कि 40 करोड़ में 39 करोड़ नौजवान बच्चे बनेंगे इंशाअल्लाह। ये खूबी है एजुकेशन की। किताबें पकड़ने से मेजॉरिटी ऑफ द यंगस्टर्स की जिंदगी संवर जाती है। बैट पकड़ने से कुछ नौजवान बच्चे, 98% नौजवान बच्चे बेकार हो जाते हैं। बमुश्किल कोई आधा % में कहता हूं वो क्रिकेट में अपना करियर बना लेता है। बिल्कुल इसी तरह जो टिकटॉकर्स हैं वो पता नहीं यूट्यूब में चैनल बना लेते हैं और कुछ पैसे 10,000 20,000 फिर भीख मांगना शुरू हो जाता है। लाइक मी, सब्सक्राइब मी, फलाने क्या क्या मी, इतना रिक्वेस्ट करने लगते हैं, भीख मांगते हैं सब। मैं मेरे तलबा को जब वर्कशॉप मेरा चलता है पहले दिन मैं तमाम तलबा को बिलखुसूस लड़कियों को कहता हूं कि क्या आप मेरे वीडियोस कभी माजी में देखे हैं? तो सब लड़के लड़कियां कहते हैं हाँ सर बहुत से देखे हैं। तो क्या आपने सब्सक्राइब किया है मुझे? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ मैंने सब्सक्राइब भी कर रखा है सर।
लड़कियों को कहता हूं, जिंदगी में आज से मेरे वीडियो पर आपने कमेंट नहीं करना है, क्योंकि लड़कियां कमेंट करेंगी, सर मैं आपका वर्कशॉप अटेंड की है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो फिर एक नौजवान मैसेज भेजता है, ओह सो नाइस, यू आर सो लकी, यू गॉट अ चांस टू लर्न अंडर मुनव्वर जमान सर, आई इवन वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं हैव ए टॉक विथ यू ऑन फोन फॉर ए व्हाइल, क्या मैं कुछ देर बात कर सकता हूं आपको? ये सब नीयत में खोट है, इश्कबाजी करना चाहता है। इसीलिए मैं लड़कियों को कहता हूं कि मेरे चैनल पर आप कमेंट ना करें। और मेरे जिंदगी में आज तक एक दफा भी ना क्लास में ना महफिलों में लोगों से गुजारिश की कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को लाइक करो। मैं किसी को दावत नहीं देता हूं, क्योंकि अल्लाह जितना देना होता है वो आपकी कोशिश करने पर भी देता है, कोशिश ना करने पर भी देता है। इतना यकीन अल्लाह पर होना चाहिए। आप मेहनत करें और बाकी सारी चीजें अल्लाह पर छोड़ दें। और ये जो YouTube पर अपने करियर को बनाना चाहते हैं, आपको पैसा तो मिलेगा नाच के गाकर, पता नहीं कॉमेडी कर कर, लेकिन आपकी नस्ल पर कोई असर नहीं होगा, अच्छी नस्ल नहीं आएगी उससे। आपको जब बड़े हो जाएंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके पोते होंगे, आपके नवासे होंगे, आपकी चिचोरी हरकत को देखकर हंसेंगे वो लोग, या फिर वो कैसे चिचोरे होंगे पता नहीं। जब ये चिचोरा इतना काम किया तो उससे जो आएंगे वो तो 100 गुना ज्यादा चिचोरे रहेंगे। वो पता नहीं कपड़े पहनते भी हैं कि नहीं पहनते हैं, फाड़ फाड़ कर कपड़े पहन रहे हैं, सिले हुए कपड़ों को फाड़ रहे हैं। एक दौर था फटे हुए कपड़ों को सी सी कर पहनते थे, और वो जाके चूहे तवाफ कट कर रहे हैं, यहाँ के बाल वगैरह सब निकाल लेते हैं। देखिए पता नहीं उसका क्या नाम है, इधर से छील लेते हैं, इधर से छील लेते हैं, एक बाल उधर जा रहा है, एक बाल उधर जा रहा है, अजीब हेयर स्टाइल है। मैं नौजवानों से कहता हूं कि आपका हेयर स्टाइल को देखकर मुझे पूरा अंदाजा हो जाता है कि आपकी वालिद की आप पर कितनी नजर है और आपके घर में तरबियत आप पर कैसी हो रही है। सिर्फ नौजवान के हेयर स्टाइल को देखकर उसके वालिद की कितनी नजर और कितनी फिक्र है मुझे पता चल जाता है। अजीब अजीब हरकत नौजवान कर रहे हैं। अपने जवानी में जो अल्लाह ने जो जोश दिया है आपको, ये सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना है। मैं तमाम नौजवानों से अपील करता हूं कि ये गोल्डन पीरियड से गुजर रहे हो, आप बेहतरीन आप टीचर भी बन सकते हैं। मैथ A+B² ये सब फार्मूला जानते हैं, लेकिन मैथ टीचर की सैलरी कितनी होती है? ऐसे भी स्कूल्स हैं टीचर को सिर्फ 4000 रुपए मिल रहे हैं। एवरेज तौर पर अगर देखें 10 से 12,000, कुछ अच्छे स्कूल में जाएं 25,000, और बेहतरीन स्टैंडर्ड वाले स्कूल में जाएं तो 50,000। अब 50,000 वो महीना कमा रहा है तो साल के कितने हुए? हाँ जी 6 लाख। मैं एक नहीं दो नहीं ऐसे कितने टीचर्स को जानता हूं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं जिनका सालाना पैकेज 1 करोड़ है। कितना है? 1 करोड़। और वो जो 4,000 रुपए लेकर मैथ पढ़ाता है उसका A+B² क्या है? A² + B² + 2AB। जो 1 करोड़ रुपए लेकर मैथ पढ़ाता है उसका A+B² कुछ अलग है या वही है? दोनों के फार्मूले सेम है। ये 1 करोड़ कैसे बना रहा है और ये सिर्फ 4,000? क्योंकि उसने इल्म के पूरे डेप्थ में वो चला गया, उसने एक गजब का मेथोडोलॉजी डेवलप किया। और सिर्फ एक मेथोडोलॉजी डेवलप नहीं किया, और जो पढ़ाता है तो बच्चे रिजल्ट भी ले आते हैं, गोया उसका कोर्स रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है। तो ये मेथोडोलॉजी आप डेवलप करेंगे इंशाअल्लाह, मैथमेटिक्स के जरिए से अकले हलाल की कमाई होगी। 1-1 करोड़ भी आप कमा सकते हैं। ऐसे ना जाने सिर्फ 1 करोड़ तो पैकेज है, उसको बेहतरीन महल जैसा घर दिया जाएगा, उसको बेहतरीन कार दी जाएगी और बड़े जबरदस्त इंसेंटिव्स दिए जाएंगे और ऑनर किया जाएगा, उसको दामाद की तरह देखा जाएगा। सिर्फ उसने एक मेथड को डेवलप किया है, वरना 40 साल से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, उनकी सैलरी 10,000 रुपए ही है।
क्यों? उसने सब्जेक्ट के डेप्थ में कभी जाने की कोशिश नहीं की, उसने एक नए तरीके से मेथड डेवलप करने की कोशिश नहीं की है। मैं सऊदी अरेबिया जाकर इमाम हरम की फैमिली को अंग्रेजी पढ़ाने का मुझे मौका मिला था। वहां पहले दिन जब मैं गया तो इमाम हरम के फैमिली के भाई उन्होंने कहा कि आपको हम 25 लाख रुपए देंगे। 30 दिन होने के बाद बिना मुलाकात किए मैं बॉम्बे की फ्लाइट लेकर आ गया, और वो लोग जब पूछे, मैंने बताया कि ये वो सरजमीन है जहां से कलमा गूंजा है, और आप लोग की बदौलत से पूरे दुनिया में इस्लाम की खुशबू फैली है, और इस बंदे को अल्लाह ने छोटा हुनर दिया और ऐसे अरब की दुनिया में जाकर मुझे पढ़ाने का मौका मिला जो कलमा गूंजा है और जिसकी खुशबू से पूरी दुनिया महकी है। वहां इस बंदा अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। 25 लाख इंग्लिश सिर्फ ग्रामर पढ़ाने की वजह से, ग्रामर भी नहीं पढ़ाया मैंने, ऐसे सेंटेंसेस पढ़ाया जिसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। जब सब्जेक्ट ग्रामर में नहीं होता है तो कोई उसूल ही नहीं लगता है। वो चीजें पढ़ाए, 25 लाख देने के लिए तैयार। एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाया, 10 लाख रुपए मिले, वो तो लिया मैंने, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। दिल्ली पब्लिक स्कूल वहां पर पढ़ाया मैंने, बड़े अच्छी रकम मिली मुझे। क्या पढ़ाया मैंने? 12 टेंसेस पढ़ाया, और वो 12 टेंसेस पढ़ाने कितने टीचर्स अवेलेबल है भारत में? बहुत से टीचर्स हैं, लेकिन मैंने एक मेरा मेथड डेवलप किया है, और वो मेथड डेवलप करके पढ़ाने लगा तो सिर्फ इंडिया नहीं, अब मेरे वर्कशॉप्स में अमेरिका से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, सऊदी अरेबिया से, इटली से, अफ्रीका के बच्चियां भी आ रही हैं पढ़ने के लिए। क्यों? सिर्फ मेथड को देखा है। मैं आप नौजवानों से अपील करता हूं कि जो भी सब्जेक्ट, जब नौजवान आकर मुझसे पूछता है कि मुझे क्या बनना चाहिए, मैं कहता हूं कि नाई बन, तो एक नौजवान को बड़ा गुस्सा आया, क्या सर आप मुझे ऐसा ही बोलते हो, नाई बन जाओ? मैंने कहा जावेद हबीब को जानते हो? जावेद हबीब फ्लाइटों में घूमता रहता है, कोई दूसरा नाई बाल काट रहा है, उसके पैसे जावेद हबीब। दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट है, उसने ऐसे ब्रांचेस बनाए हैं, वो घर में मस्त बैठ के कॉफी पी रहा है, कोई बंदा उससे हजारों किलोमीटर दूर अपने गांव में बैठकर बाल बनवा रहा है, उसके पैसे उसके अकाउंट में जा रहा है। जो भी करें क्रिएटिविटी से करें, जमाने को समझते हुए करें। ये स्किल्स का जमाना है और बहुत स्किल्स आपने सीखने हैं, और बड़ा जबरदस्त। ऑस्ट्रेलिया एक बंदा है जिसका नाम है निकी विजुसिक। नहीं है, 2 हाथ नहीं है, इससे 2 पैर नहीं है, पंजे हैं लेकिन पैर नहीं है, और ये पंजे, आप पंजे सबके होते हैं ना, ये कमर से लगे हुए हैं पंजे, और ये पंजे कमर से लगे हुए हैं। 2 हाथ बिल्कुल नहीं है। वो स्विमिंग भी करता है, वो स्काइंग भी करता है, वो खुद खाना बनाता है, वो लैपटॉप खुद ऑपरेट करता है, और एक गजब का मोटिवेशनल स्पीकर है। आज से 10 साल पहले मैंने सुना था कि वो ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन है। वो अब जैसा मैं आपके पास आकर बात कर रहा हूं ना, वो आकर बात करता है तो 2-3 घंटे के वो 25 लाख रुपए लिया करता था, अब तो पता नहीं कितना ले रहा है। सिर्फ जुबान खोलकर बात करने के 25 लाख रुपए। गोया वो एक दिन की कमाई कितनी है उसकी? 25 लाख। क्या बोलेगा? मैं जो बोल रहा हूं वही बोलेगा, या इससे और कुछ अच्छा बोल सकता है। लेकिन मशहूर क्यों हुआ है? उसके पास हाथ नहीं है, उसके पास पैर नहीं है। आज हाथ पैर रखकर कितने नौजवान बच्चों को तैरना नहीं आता है। हाथ पैर है, कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता है। हाथ पैर है, खाना बनाना नहीं आता है। हर चीज खुद करता है, सीढ़ियां चढ़ता है, सारी चीजें कर रहा है।
अल्लाह ने गजब का टैलेंट दिया है हम सब लोग को, हम लोग उस पर मेहनत नहीं किए हैं। इमेजिन करें कि अल्लाह ने आपको दो प्यारे हाथ दिए हैं, दो प्यारे पैर दिए हैं, दो प्यारे आंख दिए हैं। इस वक्त मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी एक आंख अल्लाह छीनने वाला है, कौन सी आंख दोगे? आपको तकलीफ होगी, क्योंकि उस वक्त